ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा केवाईसी। अब केवाईसी टर्म ऐसा टर्म है जो सबने सुना है। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, या हम कह सकते हैं नो योर क्लाइंट। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमने जो सबसे ज्यादा ये टर्म यूज होता हुआ सुना है वो आप लोगों ने कहा सुना होगा? बैंकिंग के कंसर्न में, राइट। जैसे बैंक्स है तो आप बैंक के पास कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन करने चाहते हो, लाइक आप छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन लाइक अकाउंट ओपनिंग भी करते हो, तो वो क्या करते हैं वहां पे? वो आपको क्या बोलते हैं कि आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। ठीक है, और हम आजकल पेटीएम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं पेमेंट के, तो वहां पर भी आपको केवाईसी करानी होती है। तो केवाईसी में बेसिकली क्या होता है, जो भी कंपनी हमें अपनी सर्विसेज दे रही है वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन लेती है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एड्रेस, ठीक है, कि हम फ्रॉड तो नहीं निकल जाएंगे, कि हम कोई फेक अकाउंट तो नहीं है, तो इसीलिए वो हमसे क्या लेती है? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेती है। और अगर हमने वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, वो अपने रिकॉर्ड में उसको स्टोर कर लेती है, और उसके बाद ये जो भी उनका ट्रांजैक्शन है वो वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो ये हम केवाईसी वाले टर्म्स वगैरह देखते हैं तो वो बैंकिंग में यूज आते हैं। तो आरबीआई ने तो बैंक के लिए कंपलसरी कर रखा है, अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो फिर आप जो ट्रांजैक्शन है अपने कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर्स के साथ कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, तो डायरेक्टर्स का भी क्या होता है? DIR3 केवाईसी होती है। तो डायरेक्टर्स को भी अपना आईडी और एड्रेस और एक समय से वेरिफिकेशन वगैरह और डिटेल्स जो है वो सबमिट करना होता है, अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो कंपनी में, और ये हर साल आपको करना होता है बेसिकली। तो डायरेक्टर्स को करना होता है। इसके अलावा कोई नॉर्मली भी लाइक अपना कोई प्रोफेशनल है, तो वो प्रोफेशनल भी किसी कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो वो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि आप जिसके भी साथ में डील कर रहे हो, सेफ्टी के लिए कि कुछ गलत नहीं हो जाए, हम किसी फेक अकाउंट से डील नहीं कर ले, फेक पर्सन से डील नहीं कर ले, हमारे पास में उस पर्सन की डिटेल्स होनी चाहिए। तो वो सारे डिटेल्स जो आप लोगे और उसको ऑथेंटिकेट करोगे, वो क्या होता है? केवाईसी होता है। तो केवाईसी है नो योर कस्टमर्स या नो योर क्लाइंट। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, नॉर्मली हम यूजुअली जो टर्म्स में यूज करते हैं वर्ड सी से, दैट इज कस्टमर्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको सिर्फ सी से कस्टमर नहीं देखना है, सी से आपको क्लाइंट भी देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल अगर किसी कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो वो उसको कस्टमर नहीं बोलता है, हम लोग उसको क्लाइंट ही बोलते हैं। फाइन, तो किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं आ जाएगी, ओ कस्टमर सिर्फ कौन होता है? जिसको हम सामान बेच रहे हैं, जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ वही कस्टमर है? नहीं, जैसे हम नॉर्मली अगर क्लाइंट भी टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्लाइंट भी यहाँ पे आएगा, तो वो सिर्फ गुड्स वाला जो कस्टमर है ना, उसको अपने माइंड से निकाल देना। बेसिकली जिसको भी हम गुड्स दे रहे हैं, जिसको भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप उसको नॉर्मल लाइफ में कस्टमर बोलो, चाहे आप उसको क्लाइंट बोलो, ठीक है, दोनों ही केवाईसी वाले टर्म में क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवाईसी में। हमें पता है आप अगर केवाईसी कराते हो तो आप क्या क्या चीजों से बचना चाहते हो। एक तो आप क्या चाहते हो, जो मैंने आपको बता ही दिया, कि हम नहीं चाहते कि हम किसी फेक पर्सनालिटी से डील करें, ठीक है, जो एक्चुअल जेन्युइन पर्सन है ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई हमारे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा। ब्राइब के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको पता होगा, जैसे बैंक्स वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है? अलग अलग अकाउंट्स खुलवा दो, टैक्स नहीं देना पड़े, तो वो सब कुछ हटा दिया क्योंकि आधार लिंक कर दिया ना। तो बेसिकली वही है कि हमें कुछ चीज छुपानी है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना है, हमें टेररिस्ट फंडिंग करनी है फॉर दैट मैटर, या हमें करप्शन करना है, तो इतनी सारी चीजें जो आइडेंटिटी थेफ्ट से हो सकती हैं, उन सबको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता रहेगी कंपनी को, तो आप वहां पे फ्रॉड नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे बोला है कि जो नो योर कस्टमर में जो सी है कस्टमर, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग क्या सोच लेते हैं, कस्टमर एक लिमिटेड है कि जिसको आप गुड्स दे रहे हो दैट्स इट, भाई कस्टमर है। नहीं, तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि किस किस को हम कस्टमर बोलेंगे, यानी बेसिकली किस किस की केवाईसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, कोई भी पर्सन किसी भी टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। आप बैंक के पास गए, आप बैंक के पास अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ में डील कर रहे हो, आपने किसी को कंपनी को बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व किया, तो बेसिकली कैसे भी करके अगर आप कोई भी टाइप की फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो पर्सन किस में आ जाएगा? यहाँ पे कस्टमर में आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो कंपनी का कस्टमर है, चाहे प्रोफेशनल का क्लाइंट हो गया, या बैंक का कस्टमर हो गया, सब लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बोली है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक कंपनी के बारे में, ठीक है, तो एक कंपनी किसी के साथ में अगर डील कर रही है
तो वो कंपनी का बैंक में लेट्स से अकाउंट ओपन हुआ है। तो अब यहां पर ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी बोले कि हम जो है ना ये सारा फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने के लिए हम एक प्रोफेशनल को हायर कर देते हैं कि जो भी हमारी फॉर्म फाइलिंग का काम है या हमारे अकाउंट संभालने का काम है या केवाईसी वगैरह का जो भी काम है, इसके लिए हमने एक प्रोफेशनल को बोल दिया, कंपनी का सीएस ले लो कि वो जो है वो ये सारी चीजें हैंडल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जो सीएस है, ये सीएस क्या खुद के लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है? ये कंपनी के लिए काम कर रहा है। फाइन, तो अब यहाँ पर अगर इस सीएस ने गलत इंफॉर्मेशन दी है बैंक को, तो सिर्फ सीएस फंसेगा या कंपनी फंसेगी? कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप खुद से डायरेक्टली डील कर रहे हो या आपने किसी और को हायर कर लिया और वो आपके बिहाफ पर डील कर रहा है, तो तब भी आप लायबल हो, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। या फिर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हम अपने चाइल्ड का अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, यानी कि एक्चुअल बेनिफिशियरी वो है, पर सारा का सारा काम हैंडल कौन करेगा, फॉर्मेलिटीज वगैरह पेरेंट्स हैंडल करते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि नहीं बच्चे की गलती है? नहीं, एक्चुअली जो काम कर रहा है और जिसके लिए काम कर रहा है वो दोनों ही आएंगे। फाइन, तो यहाँ पे हमें ये चीज बोली है, देखो सेकंड वाले लाइन में क्या बोला है, इंक्लूड अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु इज एंगेज्ड इज एक्टिंग। यानी खुद तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो बच के नहीं चला जाएगा। लाइक अगर सीएस है तो सीएस उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो कंपनी बच सकती है क्या? वो कंपनी नहीं बच सकती। जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो भी कस्टमर में इंक्लूडेड है। इसके बाद क्या बोला है, डायरेक्टर, मैंने आपको बताया दिया अभी डायरेक्टर की भी होती है। देन अगर हमें बैंक के साथ में अकाउंट वगैरह खोलना है या कोई भी टाइप का लोन लेना, डिपॉजिट करना है, उस सब के लिए भी। ठीक है, देन वही है जो हमने बात की कि सीए या सीएस हो गए, इनके जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो सब लोग आ जाएंगे वहां पे। और एक हमने लास्ट में बात कर ली बेनिफिशियल ओनर, वो जो चाइल्ड वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। ठीक है, कि जिसके बिहाफ पर अकाउंट मेंटेन हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पेरेंट्स की केवाईसी हो जाएगी, उस चाइल्ड की नहीं होगी, सबकी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, यानी कब कब केवाईसी हो सकती है। तो आपको पूरी लिस्ट के बना है। कंपनी ओपन होगी तो कंपनी के आपको पता ही है, हम पूरा पढ़कर आते हैं एग्जीक्यूटिव में, केवाईसी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेट्रा। अगर एक डायरेक्टर को डिन चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको चाहिए। आपको बैंक अकाउंट खोलना है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, इवन आपको पेटीएम यूज करना है, वॉलेट्स वगैरह, तो भी आपको चाहिए होता है। ठीक है, देन अगर आप एम्प्लॉयमेंट या प्रोविडेंट फंड में डिटेल्स दे रहे हो तब आपको चाहिए। लॉकर खोलना है बैंक के पास में तब आपको चाहिए। अगर आपको एक सब्सिक्वेंट अकाउंट खोलना है सेकेंड टाइम तब भी। तो बेसिकली सारे आपको ट्रांजैक्शंस के नेम्स गिवन है, एक बार रीड कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केवाईसी। देखो दो टाइप की केवाईसी होती है, एक होती है सी केवाईसी और एक होती है ई केवाईसी। ई केवाईसी जो है वो तो एकदम सिंपल है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। तो अब आपको पता होगा पहले के टाइम पे जब भी हम कोई भी टाइप का केवाईसी कराते थे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, आपको वहां पे जाने की जरूरत है, फिर आपका फिंगरप्रिंट लेंगे या आपका रेटिना स्कैन किया जाता था, तो सब कुछ फिजिकली होता था। ठीक है, लेकिन अब सब कुछ कैसा कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, जिस मोबाइल से आपका आधार लिंक्ड है। ठीक है, तो आपका आधार वहां पे लिंक हो गया। अब आप सिंपल बैंक को अपना मोबाइल नंबर दोगे, प्रोवाइड करोगे, आपके पास में ओटीपी आ जाएगा। आपको सिर्फ ओटीपी प्रोवाइड करना है। ओटीपी प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब आपने UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अपने आधार इशू करती है अथॉरिटी, तो उसको आपने क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। यानी आपने ओटीपी एंटर किया जिस नंबर पे आपका आधार लिंक्ड है, तो आपने UIDAI को क्या दिया, परमिशन दिया कि हाँ आप हमारी जो भी डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स आप उस बैंक को दे दो। तो अब हमें पर्सनली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ओटीपी के थ्रू ही क्या कर दिया, बैंक को डिटेल्स दे दी। ठीक है, यानी ओटीपी हमारे पास में आया और ओटीपी हमने बैंक को बताया, इसका मतलब हमने UIDAI को ऑथराइज किया कि तुम हमारी जो आधार की आइडेंटिटी डिटेल्स हैं वो सब कुछ दो। किसको दो, जिसको भी हमने प्रोवाइड किया, लाइक बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हो गया, तो वो सारी चीजें। तो बेसिकली सिंपल से क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिफिकेशन एंड केवाईसी हो रही है आजकल, तो वो सब कुछ क्या है, ई केवाईसी, और वो एकदम वैलिड है। पहले सब कुछ फिजिकल चलता था। चलो अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पे, दैट वाज सी केवाईसी। सी केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड केवाईसी। अब देखो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो बैंक में अकाउंट ओपन करना है,
आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ में डील करना है, ठीक है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है या आपको इंश्योरेंस लेना है। तो ये सब अलग अलग चीजों के लिए बैंक में अलग केवाईसी हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी अलग केवाईसी कर रही है, म्यूचुअल फंड्स वाले अलग केवाईसी कर रहे हैं। तो इतना झंझट था यार, हर बार जाओ कुछ भी काम करो फाइनेंशियल, हर बार आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग केवाईसी करानी पड़ती है। तो ये ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ कि क्यों ना एक कस्टमर अगर है तो हम उसकी डिटेल्स जो है वो एक ही बार ले और उसको स्टोर कर लें, ठीक है। बार बार वही डिटेल मांगने का क्या सेंस बनता है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और जो पर्सन दे रहा है उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो सेंट्रलाइज्ड काम कर लेते हैं, तुम अलग अलग प्रोवाइड करोगे, इससे बेटर है कि तुम वन टाइम ही प्रोवाइड करो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया गया है, एक अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री है, अथॉरिटी है बेसिकली। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑथराइज किया है कि तुम क्या काम करोगी, तुम CKYC का काम करोगी। अब देखो क्या होता है, जो भी हमारा कस्टमर है, अब उसको पता है मुझे अलग अलग काम करने हैं और मुझे अलग अलग क्या करना पड़ता है, डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, वन टाइम ही कर लेता हूँ। तो ये क्या कर सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, ठीक है, सरसाई की, या फिर ये बैंक के पास जा सकता है, या ये किसी बैंक के पास में जाके क्या बोल सकता है कि आप मुझे CKYC का क्या दो, फॉर्म दो, ठीक है। आइदर ऑनलाइन डाउनलोड कर लो या किसी बैंक FI के पास में जाके आप बोलो मुझे CKYC का फॉर्म दे दो। फिर कस्टमर जो है ये फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा, ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, वहीं सबमिट हो जाएगा, नहीं तो ये बैंक के पास जाके सबमिट कर देगा। अब बैंक इस फॉर्म को आगे जो अभी हमने अथॉरिटी पढ़ी थी उस अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद में जो अथॉरिटी है सब कुछ चेक करके आपको एक नंबर इशू करेगी जिसका नाम होता है किन। किन क्या होता है, KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब ये किन क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड नंबर है, यानी अब हर बार आपको क्या नहीं करने की जरूरत है, बार बार आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स या KYC कराने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक के पास जाओगे तो भी आप सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड कर दो, आपका किन नंबर। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, म्यूचुअल फंड्स के पास जाओ, यानी अब हर बार अलग अलग KYC करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में क्या कर सकते हो, किन नंबर देके आपकी KYC जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अपना ICSI है, आपको एक ही बार क्या मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप फाउंडेशन या CSET में हो गया वही चल रहा है ना एंड तक, कोई भी आपको काम करना है। अब आपको बोले हर बार हर ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको अलग से वापस से वही डिटेल्स देनी पड़ेगी, तो कितना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी ना वो चीज। इसीलिए तो सिंप्लीफाइड करने के लिए सब कुछ क्या कर दिया गया है, सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। तो आपको अलग अलग बार बार प्रोवाइड करने की डिटेल्स को जरूरत नहीं है अलग अलग जगह पे। चलो, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ KYC। अब हम चलते हैं KYC ऑफ डायरेक्टर्स। जो अपना MCA है, जब भी कोई पर्सन डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर को भी अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, उसको हर साल जो है वो यहाँ पे DIR 3 KYC करवानी होती है। और एक किसको करवानी होती है, हर एक पर्सन जिसके पास में कौन सा नंबर है, डिन नंबर है। तो एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डिन नंबर, और डिन नंबर आपको कब होना चाहिए आपके पास में, ईयर एंड पे, दैट मीन्स 31 मार्च। यानी मेरे पास में अगर इस साल डिन नंबर है तो मैं इस साल की KYC करवाऊंगी, और मुझे वो कब तक करवानी होती है, इस साल की KYC मुझे कब तक करवानी है, ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट इज अगर मेरे पास 31 मार्च 2022 को क्या है, डिन नंबर है, तो मुझे KYC डिटेल्स देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी, ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2022, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 22-23, और ये वाला कौन सा है, 21-22, तो वो नेक्स्ट हो गया, तो वो चीज ध्यान रखना। चलो, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है, आपका फॉर्म कौन सा रहेगा, DIR 3 KYC आपका फॉर्म वहां पर रहता है। तो ई फॉर्म DIR 3 KYC।
हाँ, तो अब देखो यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं जो अभी हमने बात की, वो कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म DIR3 KYC। तो अब जो DIR3 KYC है वो कब होता है, फर्स्ट टाइम के लिए, यानी कोई डायरेक्टर है जो पहली पहली बार क्या कर रहा है, DIR3 KYC कर रहा है, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्स जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने एक बार कर दिया ना, अब अगली बार आपको हर बार वापस से A to Z फुल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो, वेब फॉर्म DIR3 KYC। वेब जो फॉर्म है बेसिकली वो क्या, सब्सीक्वेंट टाइम्स के लिए, कि आपने एक बार कर लिया, अगले साल आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ अपना डिन नंबर प्रोवाइड करो। डिन नंबर आप दोगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या फोन नंबर है उस पर आपके पास OTP आएगा, आप बस वो OTP एंटर करो। ठीक है, तो उससे आपकी डिटेल्स जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे, आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार DIR3 KYC भर दो फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, उसमें सब कुछ आपने बता दिया, अगली बार से सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया, OTP से हमारा काम हो जाएगा, डिन नंबर एंटर करो और OTP आपके पास में आ जाएगा। फाइन, तो ये, लेकिन अब मान लो जो मैंने DIR3 KYC में फर्स्ट टाइम जो लिखा था वो डिटेल्स मुझे चेंज करनी है, तो चेंज करनी है तो आपको वापस से कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, DIR3 KYC ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेब में तो हमने सिर्फ क्या किया, सेम चीजें चल रही है, बार बार क्यों भरनी है, कंफर्म करो, OTP से खत्म करो। पर अगर आपको चेंजेस करने हैं, अपडेशंस करने हैं, तो आपको वेब नहीं भरना है, फिर आपको वापस से कौन सा भरना है, DIR3 KYC फॉर्म भरना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये क्या बोला है कि जो DIR3 KYC है उसके लिए हमें कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्या बोला है कि किसको भरना है, जो इसके पास में 31 मार्च को डिन हो और डिन अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, देन ड्यू डेट क्या बता दी, 30 सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, आपका ईमेल आईडी देना है, आपका नंबर देना है, ठीक है, और जिस नंबर पे आप OTP रिसीव करना चाहते हो आपको वो सब कुछ देना है, आपका DSC लगाओगे, और इसके अलावा जो आपका एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से आप उसको सर्टिफाई भी कराओगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोली है, अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड भी है लेकिन डिन तो उसके पास में होगा, तो डिस्क्वालिफाइड है तब भी उसको DIR3 KYC करानी पड़ेगी। फाइन, और इसके बाद में क्या होता है, अगर आपने टाइमली जो है, जो भी आपका ड्यू डेट है सितंबर वाली, अगर आपने नहीं करवाया वहां तक, तो आपका जो डिन का स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। क्यों, आपका रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या फाइल नहीं करी, DIR3 KYC फाइल नहीं करी, तो इसीलिए आप करवा लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप DIR3 KYC कराते हो तो उस टाइम पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, अगर आपने टाइम पे करवा लिया। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक यानी सितंबर तक नहीं करवाया भाई, तो फिर आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल होगी, कितने रुपए की, 5000 रुपीज की एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया है। चलो, तो अब हमने यहाँ पे जो बात की थी वो तो किसकी बात की थी, DIR3 यानी कि डायरेक्टर्स की। अब सिमिलरली वैसे आपने सुना होगा ई फॉर्म एक्टिव आया था। ठीक है, यानी जो कंपनीज वगैरह हैं, आप कंपनीज के लिए भी क्या किया था गवर्नमेंट ने, कि उनकी भी हमें क्या चाहिए, KYC, बिकॉज बहुत सारी ना शेल कंपनीज बन जाती हैं कि आपने आपको रजिस्टर तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ पेपर्स में हो, बुक्स में हो, एक्चुअल में आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या चाह रहे थे कि कंपनीज की भी क्या हो, KYC हो। तो वहां पे उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, ई फॉर्म एक्टिव। एक्टिव का फुल फॉर्म आपको गिवन है यहाँ पे, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये किन कंपनीज के लिए था, जो पहले देखो, क्योंकि पहले सब कुछ फिजिकल चलता था, अब तो सब कुछ स्पाइस प्लस से आ रहा है, तो स्पाइस प्लस से सब कुछ आ रहा है, तो हमने वैसे ही KYC डिटेल्स लेना चालू कर ही दिया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एकदम प्रॉपर। उसके पहले क्या था, इतना स्पाइस प्लस से था नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो अगर अलग अलग ई फॉर्म्स जा रहे थे, बहुत कुछ तो फिजिकल भी था। तो इसीलिए क्या बोला कि अगर कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017, ठीक है, तो इससे पहले वाली कंपनीज को क्या करना था, 15 जून 2019 तक आपको क्या काम कर लेना था, आपको जितनी भी कंप्लायंसेस है रिगार्डिंग आपका KYC वो सब कुछ फाइल करनी है। ठीक है, तो वो आपको चीजें ध्यान में रखनी है, आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह की, कंपनी का ऑफिस क्या है, कंपनी का नेम क्या है, पर्टिकुलर्स वगैरह सब कुछ आपको फाइल करना है, किसमें, ई फॉर्म एक्टिव में। इसके बाद में क्या बोला, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे हैं या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं, दोनों ही फाइल नहीं करे हैं, नॉन कंप्लायंट हो गई, तो उस कंपनी को हम फॉर्म एक्टिव फाइल करने नहीं देंगे। तो पहले क्या बोला, दोनों कंप्लायंस कर आओ, MGT 7 AOC 4, उसी के बाद ही आप क्या काम कर सकते हो, ई फॉर्म एक्टिव फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको ई फॉर्म एक्टिव फाइल करने की जरूरत नहीं है,
कौन सी कंपनीज? अब जो कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो गया, अब स्ट्राइक ऑफ हो गया तो भाई वो एक्टिव थोड़ी होगी, तो आपको फाइल नहीं करना, ठीक है। या प्रोसेस चल रहा है स्ट्राइक ऑफ का, तब भी नहीं फाइल करना। आपका किसी और कंपनी के साथ में अमालगमेशन हो रहा है, तब भी नहीं करना। लिक्विडेशन हो रहा है, तब भी नहीं करना। डिसोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो ऐसी वाली जो कंपनी जो बंद हो गई है या होने वाली है या मर्ज होने वाली है, उन कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दिया कि आपको फाइल नहीं करने की जरूरत है। इसके अलावा जो नॉर्मल एक्टिव कंपनीज है, देखो एक्टिव तो नाम से पता चल रहा है एक्टिव कंपनीज को ही फाइल करना है यहाँ पे, तो केवाईसी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी केस में जो कंपनी है वो यहाँ पे एक्टिव ई फॉर्म वाला एक्टिव फाइल नहीं कर लेती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या बोल दिया जाएगा? एक्टिव नॉन कंप्लायंट, ठीक है। और इसके बाद में वही एक्शन लिया जाएगा। अब देखो क्या बोला है आपको यहाँ पे कि अगर आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं किया तो हम आपको क्या बोल देंगे? एक्टिव नॉन कंप्लायंट। वो तो आप नॉन कंप्लायंट से फॉल कर ही गए और उसके अलावा आप ये सारे काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी बेसिकली क्या बोला है, आपने अगर एक्टिव नॉन कंप्लायंट बन जाते हो, ठीक है, तो आप ये जो फॉलोइंग काम है ये भी नहीं कर पाओगे, तो इसकी जो पेनल्टीज है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ऑथोराइज कैपिटल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, पेड अप कैपिटल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, डायरेक्टर्स के केस में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर्स को कुछ कुछ एक्सेप्शन दिया है कि मान लो डायरेक्टर जो है उसका टर्म एक्सपायर हो रहा है, या फिर क्या हो गया, जैसे मिनिमम से कम हो गए कि लेट्स से अगर एक प्राइवेट कंपनी थी तो सिर्फ एक ही बचा है वहां पे, तो आपको वो दो तो करने ही पड़ेंगे, तो तब कर सकते हो, ठीक है। या सबके ही डिन डीएक्टिवेट हो गए तो अगेन क्या हो जाएगा, मिनिमम लिमिट से कम हो जाएगा, तो तब कर सकते हो। या कोर्ट ने बोला है, तो यानी ये 4 सिचुएशंस है जब करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये अगेन ये बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस हो जाती है एक्ट की। तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया है तो आप डायरेक्टर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अमालगमेशन डीमर्जर भी नहीं कर सकते हो, यानी आप इसमें क्या है कि आप आगे जाके करने वाले हो, अभी तक आपने किया नहीं है। इसके बाद में ये सारी चीजें आप कर पाओगे अगर आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल कर लिया। और इसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं किया था, कब तक? 16 जून 2019 तक, तो आप नॉन कंप्लायंट तो हो ही। और जैसे यार हमने DIR 3 में लेट फीस पड़ी थी, वो कितने रुपए की थी? 5000 की, वो डायरेक्टर्स पे थी। यहाँ पर कितने की फीस हो जाएगी आपके ऊपर? 10,000 रुपीज की फीस एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उस टाइम पे सब कुछ हो गया था, बट हाँ शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ICSI गाइडलाइंस ऑन नो योर मेंबर्स। हाँ, तो नो योर मेंबर्स में क्या है, देखो KYM, M यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? CS के लिए। तो अब जो ICSI है, ICSI जब अपने जो भी मेंबर्स हैं जो CS बन गए हैं उनकी क्या कर रहा है? KYC कर रहा है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? नो योर मेंबर्स। देखो उसको भी पता होना चाहिए ना कि जो मेंबर्स है उनका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब इनके पास होना चाहिए, और टाइम टाइम वो उसको अपडेट भी करते रहेंगे। तो वो सब कुछ किसमें आ जाएगा? नो योर मेंबर्स में। तो इसने क्या बोला है कि ICSI ने क्या बोला है कि अब यहाँ पे ये बिगिनिंग कब से हुआ था KYM का कंसेप्ट? 2016-17 वाले फाइनेंशियल ईयर से। यानी बेसिकली क्या बोला कि देखो आपको पता होगा कि जो अपने CS हैं वो हर साल मेंबरशिप फीस पे करते हैं, फाइन। तो जब वो हर साल मेंबरशिप फीस पे करेंगे तो 2016-17 वाले ईयर ऑनवर्ड्स उनको क्या करना होगा? अपना KYM भी कराना होगा। दैट मीन्स उनको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर दोनों सेम ही है तो फिर अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, ये आपको हर साल नहीं करना है, ये आपको हर 3 साल में एक बार करना है, फाइन। लाइक जैसे मेंबरशिप फीस आप सबमिट करोगे कि 2016-17 वाले ईयर की तो आप कर दो, और इसके बाद आपको मेंबरशिप फीस तो हर साल जाएगी, लेकिन जो आपको KYM करवाना है वो अब आपको 3 साल के बाद कराना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका कब से होगा? 16-17 वाले ईयर से, और हर 3-3 साल के गैप में आपको KYM कराना है, जहां पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। देखो आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम गिवन है कि आप ID प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हो और आप एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हो। वही आपका आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन है, वोटर ID है, तो वो सब आप लगा सकते हो। चलो अब देखो इसमें क्या बोला है आपको नेक्स्ट, KYC नॉर्म्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुन लेना। जो हमने ऊपर बात की थी वो क्या था? KYM था, और जो हम अभी बात कर रहे हैं वो KYC फॉर प्रोफेशनल्स है।
अब दोनों में ही बात तो CS की हो रही है, लेकिन जो KYM था, KYM में चीज ध्यान रखना कि ICSI क्या कर रहा है यहाँ पे, नो योर मेंबर, यानी ICSI KYC करवा रहा है किसकी, CS की, अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करने के लिए। जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वहां पे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो KYC कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की, ऊपर ICSI KYC कर रहा है अपने CS की, मेंबर्स की, और नीचे वाले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल वाला, उसमें प्रोफेशनल KYC कर रहा है अपने क्लाइंट की। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था ICSI वाले टॉपिक में कि आपको हर साल मेंबरशिप फीस देनी होती है। ठीक है, तो जब आप मेंबरशिप फीस दोगे 2016-17 वाले ईयर की, तो वहां से बिगिन होते हुए आपको क्या करवाना है, यहाँ पे आपको KYC करवाना है, हर 3 साल में कराना है। ठीक है, और मान लो अगर बीच में कोई चेंजेस वगैरह भी होते हैं, एक चीज मिस हो गई, अगर कोई चेंजेस वगैरह भी होते हैं बीच में, लेट्स से कि 3 साल के बाद करानी थी पर बीच में 1.5 साल के बाद कोई चेंज हो गया आपके एड्रेस में या किसी भी चीज में, तो क्या बोला, जब भी चेंज हुआ है ना, चेंज होने के 1 मंथ में आप उसको अपडेट करा दो। यानी फिर आप 3 साल के बाद मत कराना कि वेट कर रहे हो 3 साल के बाद, नहीं, चेंज हुआ है तो फिर आप चेंज होने के 1 महीने में इंटीमेट कर दो, चेंजेस नहीं है तो फिर आप नॉर्मली 3 साल में करा दो। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाला कि जब KYC कौन कर रहा है, प्रोफेशनल, किसकी कर रहा है, अपने क्लाइंट की, लाइक कंपनी की, LLP की। ठीक है, तो वो यहाँ पर बोला गया। अब देखो क्या बोला है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है एक CS को अगर वो क्या कर रहा है, किसी भी क्लाइंट के साथ में डील कर रहा है। तो अब बेसिक, अगर एक कंपनी है तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, सिन नंबर क्या है, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, पब्लिक है, प्राइवेट है, एड्रेस क्या है, पैन डिटेल्स, ईमेल ID, टेलीफोन नंबर, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, बैंकर कौन है उसका, तो ये सब कुछ नया नहीं है, जो बेसिक्स हम चेक करते हैं। ठीक है, देन आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपकी कैश कंपनीज कौन कौन सी है, जेवीज कौन कौन सी है आपकी, मेमोरेंडम क्या कहता है, आर्टिकल्स क्या कहते हैं, लोन्स, गारंटी, यानी एक कंपनी जो भी सारे काम कर रही है वो सबके सब आपको क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे KYC में। तो अगर आपको बहुत सारी लंबी छोटी लिस्ट गिवन है, हम हर जगह लिस्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि जब वो KYC नॉर्म्स को कंप्लाई करेगा एक प्रोफेशनल, तो उसको 4 मेन बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या बोला है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, यानी सबसे पहले आप डिसाइड करोगे ना कि आपका क्लाइंट कौन सा है, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको पूरा चेक करोगे, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का काम करोगे कि सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, रिस्क क्लाइंट तो नहीं है, फेक तो नहीं लग रहा, फ्रॉड तो नहीं लग रहा, तो वो सब आप बेसिक चीजें यहाँ पे चेक करने वाले हो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिस्क अपॉन ड्यू KYC। यानी अगर आपने, किसी ने भी जिसको भी KYC करनी चाहिए थी, अगर उसने प्रॉपर KYC नहीं की है तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, रेपुटेशन हार्म हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी ऐसे के साथ में डील कर लिया, लाइक बैंक है, बैंक ने किसी ऐसे कस्टमर को डील दे दी, तो अकाउंट ओपनिंग कर लिया या लोन दे दिया, जो फ्रॉड निकला, अब देखो विजय माल्या था, भाग गया, क्या ही कर लिया। ठीक है, तो वैसे वाली चीज है कि फिर बैंक के रेपुटेशन पे हार्म आता है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते उसके ऊपर, तो इसीलिए रेपुटेशनल रिस्क आ जाएगी। ऑपरेशनल रिस्क तो आएगी ही आएगी, आपके बिजनेस ऑपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर KYC प्रॉपर नहीं और बंदा फेक निकल गया तो। ठीक है, लीगल रिस्क भी आ सकती है, कभी कभी आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे RBI ने बैंक्स के लिए क्या कर रखा है, कंपलसरी, तो अगर आप नहीं करोगे फिर आप RBI के एक्शन में आ जाओगे। ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क तो है, फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट है अपना इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब देखो KYC अभी हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, KYC में हम बेसिक क्या लेते हैं, आइडेंटिटी और एड्रेस, ये डिटेल लेते हैं, बेसिक बेसिक एकदम। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब DD याद करो, DD में हम क्या सिर्फ बेसिक डिटेल लेते हैं क्या, हम बेसिक डिटेल नहीं लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, एक एक चीज इन डेप्थ। तो EDD जो है वहां पर आप क्या कर रहे हो, इन डेप्थ चेकिंग कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, बैंक किसी एक कस्टमर को लोन दे रही है, अब अगेन उसको शक हो रहा है कि यार ये जो कस्टमर है ना, एक तो इतने बड़े, लेट्स से ये 1000 करोड़ का लोन ले रही है एक कंपनी है, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या बैंक सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल ले और उसका काम खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, उसको इन डेप्थ डिटेल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो वो इन डेप्थ चेकिंग करेगी कि कहीं अगेन माल्या की वजह से भाग गया तो, नीरव मोदी निकल गया तो वही वाली चीजें है ना कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है यार कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है या बहुत रिस्की ट्रांजैक्शन है, तो आप वहां पे सिर्फ KYC करके नहीं रुक जाओगे,
आप वहां पर क्या करोगे, इनहैंस ड्यू डिलिजेंस, यानी बेसिक डिटेल्स के साथ साथ एक्स्ट्रा चेकिंग भी आपको वहां पर करनी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गिवन है, रिगरस एंड रॉबस्ट, यानी सिंपल नहीं होगा यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, स्मार्ट। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए क्यों करना है, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ठीक है। यानी ये आपको पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करने हैं इस प्रोसेस में। देन ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रीजनेबल अश्योरेंस। तो एब्सोल्यूट तो नहीं दे सकता। अब बैंक ने क्या उनके लोगों में, जो अपने बात करें विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, क्या ऐसा कोई ढील छोड़ी होगी क्या, नहीं, बट स्टिल वो निकल गए ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं देता है वो, ओनली क्या अश्योरेंस देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है, लेकिन स्टिल बेटर है, ठीक है। और इसके बाद में ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफी एडवर्स है, जो नॉर्मली पता नहीं चलती, लाइक कि उसने कुछ पास्ट के रिकॉर्ड्स हैं या कुछ ऐसा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको पता चलती है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक तो सिंपल है एकदम, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कि जो भी आपका कस्टमर है आप उसकी क्या करोगे, रेगुलर चेकिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका क्लाइंट है, तो अगर एक सीएस उसके साथ में 3-4 साल से डील कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 4 साल तक उसकी इंफॉर्मेशन चेंज ही नहीं हुई होगी क्या, चेंज हुई होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके पास में आ रहा होगा, तब आपने बिगिनिंग में क्या की होगी, उसकी केवाईसी की होगी, ठीक है, यानी आपने डिटेल ली होंगे। लेकिन आप उसके साथ में अगर इतने टाइम तक डील कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कई इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस तो नहीं है। देखो बिगिनिंग में तो हर कोई अच्छा ही होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर आप देख लो कोई फ्रेंड भी बन रहा है तो बिगिनिंग में तो हर कोई अच्छा ही होता है। असली रंग कब दिखते हैं, जब आप उसके साथ में डील करते हो और ज्यादा और ज्यादा। तो सीडीडी में हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी पर्सन के साथ में, कस्टमर के साथ में हम लॉन्गर टाइम के लिए डील कर रहे हैं, तो आप बीच में कभी भी चेकिंग कर लो कि उसने जो इन्फॉर्मेशन बिगिनिंग में दी थी, क्या वो इन्फॉर्मेशन सेम है या चेंज तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर रहे हो, दैट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, हमने बात की थी बैंक के बारे में, कि जो बैंक्स हैं उनके लिए आरबीआई ने कंपल्जन कर रखा है कि केवाईसी करनी ही करनी पड़ेगी। अब अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या लगाएगा आरबीआई, पेनल्टी, ठीक है। आपकी बुक में आपको लिस्ट गिवन है, पेनल्टी का अमाउंट गिवन है, वो लोन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता रखा है कि पेनल्टी आरबीआई आपके ऊपर लगा देगा, ठीक है, अगर आपने नहीं माना तो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये क्या बोल रहा है, अगर केवाईसी इनकम्प्लीट है तो कौन कौन से टाइप के फ्रॉड्स हैं जो हो सकते हैं। देखो बेसिक क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एविशन हो जाएगा, ठीक है, शेल कंपनीज क्रिएट हो सकती हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो गलत प्रोवाइड कर सकते हो। आपने बता दिया असेट्स ज्यादा हैं जबकि एक्चुअल में कम हो, आपने बताया लायबिलिटीज कम है एक्चुअल में ज्यादा हो, आपने बताया आपके पास बहुत सारे असेट्स हैं पर एक्चुअल में उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने क्या करा, पर्सोनिफिकेशन, कि आप जो पर्सन नहीं हो, आप अपने आप को वो डिपिक्ट कर रहे हो, ठीक है। टेररिस्ट फंडिंग, टेररिज्म के लिए लोग फंडिंग करते हैं अकाउंट्स वगैरह का मैनिपुलेशन करके, तो वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लोन चाहिए, तो देखो लोन के लिए आपको क्या होता है कि दिखाना पड़ता है क्या पोजीशन है, कितनी आपकी अर्निंग है, तो आपने क्या दिखा दिया, अपने आपको ओवर स्टेट करके दिखा दिया कि मेरे पास इतने असेट्स हैं ये सब कुछ, जबकि एक्चुअल में नहीं है, तो आपने ज्यादा वैल्यू का लोन ले लिया, फिक्टिशियस नेम पे आपने लोन ले लिया। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। फंड्स का साइफनिंग, ट्रांसफर वगैरह, कि आपने बैंक को बोला कुछ था और आपने किसी और पर्पस के लिए उसको यूज कर लिया, तो वो सारे के मिस यूज आप कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे टाइप की चीजें हो सकती हैं अगर आपने क्या काम किया है, केवाईसी इनकम्प्लीट रखिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, जो मैंने बताया वही है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, ऑनलाइन भी कुछ कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है। एक तो बैंक के तो हमने पढ़ ही लिए, लेकिन ऑनलाइन भी आजकल बहुत अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है। इनका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। आप देखो सबसे पहले क्या बोला है, हैकिंग। सब जानते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम पे, आपके कार्ड्स पे एक्सेस ले रहा है, जो कि अनऑथराइज्ड है, एक्सेस आपको होना चाहिए लेकिन वो आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हैकिंग। तो हैकिंग आजकल बहुत होती है। देन आता है अपना फिशिंग। अब यहाँ पे फिशिंग में एफ नहीं है, याद रखना, यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, PH, तो ये फिशिंग है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास में एक फेक ईमेल आएगा, ठीक है। फेक ईमेल में वो आपको कुछ ऐसे लालच देंगे, वो आपकी ये लॉटरी खुली है, ये हुआ है, वो हुआ है, आप अपनी डिटेल्स एंटर करो, ठीक है। तो फेक ईमेल के थ्रू आपको वो लालच देंगे कि अपनी डिटेल्स आप वहां पर एंटर करो। तो वो अगर आपने किया और आपकी डिटेल्स लेके फ्रॉड हो गया, तो
तो उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग। ठीक है, फिर आता है फार्मिंग। अब अगेन ये एफ वाला फार्मिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या बोला है, फार्मिंग देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, अचानक से वेबसाइट के ऊपर ऐसे कोई कोड आ जाएगा, ऐसे पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कुछ देख रहे हैं, इतनी सारी एड्स चलती रहती हैं साइड में, तो वैसा ही आप कुछ काम कर रहे हो और वो आपके ऊपर आ जाएगा और आपने गलती से भी उसको क्लिक कर दिया ना, तो वो आपको एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि मेलिशियस है, आपके कंसेंट के बिना, यानी फ्रॉड वेबसाइट है, और वहां से आपकी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होती रहेगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास में आप ऑलरेडी एक सही वेबसाइट पे काम कर रहे थे, उस वेबसाइट के ऊपर आपके पास में क्या आया, एक पॉपअप आया, लिंक आया, आपने उसको क्लिक किया और आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो जो कि गलत है, फ्रॉडुलेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग। अब आते हैं विशिंग पे। अब देखो, विश फोन करके विश करते हैं ना, तो यहाँ पे ये W वाला विश नहीं है, अगेन स्पेलिंग्स ध्यान से लिख के आना। यहाँ पर क्या बोला है, आपको फोन करेंगे और वही फोन पे लालच देंगे, ठीक है, कि जो भी टाइप की, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पे फोन पे ले लेंगे कि OTP आएगा, ये बता दो, या आपके पास ये लिंक आया, इसको ओपन करके जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दो, तो वैसे करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, देन आते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है, टेक्स्ट मैसेजेस, क्या आपको मैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, और उस मैसेज में कोई फोन नंबर या कुछ ऐसा होगा और वो आपसे अगेन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो सब में देखो अनऑथराइज्ड है, सब में वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप इन्फॉर्मेशन दोगे और आप फंस गए। बस तरीके अलग अलग है, कहीं पे फोन कर रहा है, कहीं पे ईमेल कर रहा है, कहीं पे आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कहीं वेबसाइट के थ्रू ले रहा है, तो वो सब चीज। ठीक है, देन डेबिट कार्ड्स में जैसे आपने सुना होगा, डेबिट कार्ड से महंगे क्या होता है कि जैसे ATMs वगैरह है तो वहां पर कैमरा लगा हुआ होता है, तो जो आप अगर आप पिन नंबर एंटर कर रहे हो, या इवन आपने देखा होगा कि जहां पर आप पिन नंबर एंटर कर रहे हो वहां पे कुछ ऐसे स्लिप चिपका देते हैं, और आपने एंटर किया तो आपके फिंगरप्रिंट्स वहां पर चिपक गए, मतलब आपके प्रिंट हो गए, और फिर वो उठा के ले जाएगा तो उसको दिख जाएगा कि कब इसने क्या क्या प्रेस किया है, तो अगली बार आके फिर वो प्रेस करके, तो इस तरीके से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहे हैं, तो दैट इज डेबिट कार्ड स्मैशिंग। और एक तो वायरस तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। एक है हमारा काउंटरफीट डॉक्यूमेंट, यानी कि फेक चेक हो गया, फेक DD हो गया, जो आपको लगेंगे तो बहुत ही ट्रू, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, फेक होते हैं। चलो, अब आ जाओ पॉसिबल फ्रॉड विद मोबाइल वॉलेट, जैसे हम पेटीएम वगैरह या जीपे वगैरह यूज करते हैं, तो इन सब में भी फ्रॉड्स वगैरह हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको जो वहां पे मर्चेंट जो सेलर दिख रहा है, एक्चुअल में वो सेलर जो है वो फ्रॉड करने बैठा है कि आपका पेमेंट ले लिया और आपको गुड्स वगैरह नहीं भिजवाया। ये तो कितना ज्यादा होता ही है। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एड्स आती रहती हैं कि 1000 रुपीज में ये सेल चल रहा है वो चल रहा है, और वो उनकी कोई वेबसाइट सी होती है बेकार सी, और आपने पेमेंट किया तो प्रोडक्ट आता ही नहीं है, या आता है तो एकदम रद्दी प्रोडक्ट आता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है डॉक्यूमेंट्स की। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप KYC करवा रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इनकी KYC करनी है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। देखो फर्स्ट क्या बोला, प्रोप्राइटर की आप क्या कर लोगे, CDD, अभी हमने बात किया ही था। देन रजिस्ट्रेशन करवाया तो वो चेक कर लो, टैक्सेशन के रिजल्ट्स वगैरह चेक कर लो, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह चेक कर लो, यूटिलिटी बिल्स चेक कर लो। तो आप यहाँ पे आपको क्या गिवन है, प्रॉपर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स के नेम गिवन है जो कि आपको KYC के टाइम पे देखने होते हैं। वही देखो पार्टनरशिप का गिवन है, पैन, रजिस्ट्रेशन, डीड हो गया, इसके बाद में ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आइडेंटिटी हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। फिर हमें वही HF का गिवन है, क्लब, सोसाइटी, इन सब का गिवन है। तो अब आपको एंडिंग तक डॉक्यूमेंट्स के नेम ही गिवन है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट डायरेक्ट आ सकता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। देखो कॉमन ही है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप कोई से भी 10-12 पढ़ लेना, सब में वही लिख कर आ सकते हो। चलो, तो विद दिस अपना मेरा चैप्टर भी होता है कंप्लीट।